Rahim. Today's topic of discussion is GIT medicine. स्टार्ट करते हैं GIT मेडिसिन के पास्ट पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक पेशेंट है जिसको हेमाटोमेसिस है और वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया है। कैसे पता लगा? उसकी पल्स ज़्यादा हो गई है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो चुका है और उसको अपर GI ब्लीड हो रहा है। अपर GI ब्लीड का मतलब है उसको हेमाटोमेसिस होगा और मेलिना होगा। तो अपर GI ब्लीड का मोस्ट कॉमन काज होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, या अगर किसी पेशेंट को सिरोसिस या स्प्लीनोमेगैली है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो उस केस में इसोफेजियल वायरसिस होगा। इसके अलावा स्टोमक इन्फ्लेमेशन या कैंसर है लाइक इरोसिव गैस्ट्राइटिस, इसोफेजाइटिस, इसोफेगस या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, या लास्ट में मिलोरी वी सिंड्रोम है। ओके, ये आपने चीज़ें देख लेनी है। इसके बाद वही के मोस्ट कॉमन काज ऑफ अपर GI ब्लीड। अपर GI ब्लीड का मोस्ट कॉमन काज पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होता है और लोअर GI ब्लीड का मोस्ट कॉमन काज डायवर्टिकुलोसिस होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट आ रही है अपर GI ब्लीड की, खास तौर पर हेमाटोमेसिस की मैनेजमेंट है। अब ये नहीं पता कि आप पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के हवाले से पूछ रहे हैं, इसोफेजियल वायरसिस के हवाले से पूछ रहा है, लेकिन इन्होंने जो मैनेजमेंट लिखी है वो इसोफेजियल वायरसिस के हवाले से लिखी है, तो हम इसोफेजियल वायरसेस वाले टॉपिक में भी तैयार कर लेंगे। बस आपको इन शॉर्ट में बता रहे तो कैसे आपने इसको मैनेज करना होता है। आपने पहले इसको रिससिटेट करना होता है, IV फ्लूइड्स देने होते हैं। ओके, और आपने कहने का मतलब है कुछ ब्लड आपने भेजना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और फिर इसके बाद आपने हेडिंग्स बनानी है। ओके, तो सबसे पहले आपने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जिसमें टर्लीप्रेसिन ऑक्ट्रियोटाइड है, फिर एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन और इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी है, फिर बैलून टेम्पोनाड है, और अगर रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है तो आपने टिप्स करना है ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग। ओके, जो आपने ब्लड लिया था उसमें से कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराओगे? ब्लड के ऊपर आप CBC, क्लॉटिंग प्रोफाइल, RFT, LFT, ओके, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्रॉस मैचिंग करवा लोगे। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो आपकी अपर GI एंडोस्कोपी होती है, वो काजेस को रूल आउट करने के लिए। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वॉमिटिंग हो रही है जिसमें ब्लड क्लॉट्स हैं, यानी अपर GI ब्लीड और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में गया हुआ है, तो जो बेसिक रिससिटेशन होती है, यानी आपने ABCD को मेंटेन करना होता है, IV लाइन लगाई है, वाइटल्स को मॉनिटर किया है। ओके, इसके अलावा बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराई है लाइक CBC, RFT, LFT हो गया। ओके, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट हो गया, रिससिटेशन किया और ऑक्सीजन थेरेपी किया। ये सारा बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। ओके, इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अच्छा, किसी पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, ओके, और उसके फादर को भी ट्यूमर था एब्डोमेन में जिसकी वजह से डेथ हो गई थी, अब उसको भी एपिगैस्ट्री में मैस फील हो रहा है। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन। तो एपिगैस्ट्रिक पेन में आपका क्या क्या आएगा? स्टोमक और पेनक्रियास पड़ा है ना, तो आपका गैस्ट्राइटिस आ जाएगा सबसे ऊपर। ओके, इसके अलावा स्टोमक पड़ा तो पेप्टिक अल्सर डिजीज आ जाएगा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा आ जाएगा, और लास्ट में पेनक्रियाटाइटिस आ जाएगा। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? स्टोमक के कैंसर को देखने के लिए आप क्या कराओगे? सबसे पहले आप एक्सरे करा लोगे, फिर आप कहने का मतलब है एंडोलुमिनल अल्ट्रासाउंड करा लोगे, बेरियम मील करा लोगे स्टोमक को देखने के लिए, और कंफर्मेशन क्या है? अपर GI एंडोस्कोपी होती है, और पेनक्रियाटाइटिस को रूल आउट करने के लिए सीरम अमाइलेज के अलावा करा लोगे। इसके बाद GERD है। GERD में आपको रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन देखने को मिलता है, रिगर्जिटेशन होती है और एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। ये रिगर्जिटेशन बेंडिंग से स्ट्रेनिंग से बढ़ जाती होती है। इसमें आपको वाटर ब्रैश स्लाइवेशन भी देखने को मिलती है, और जो GERD की कॉम्प्लिकेशन होती है वो बैरेट इसोफेगस है। बैरेट इसोफेगस कब लेबल करेंगे? जब आपको एंडोस्कोपी में कलमनर मेटाप्लेजिया मिले या बायोप्सी के अंदर आपको गोब्लेट सेल्स मिले। ओके, तो आपने तब GERD कहना होता है, सॉरी GERD से बैरेट इसोफेगस कहना होता है। ठीक हो गया? तो जो बैरेट इसोफेगस होता है वर्टिनो कार्सिनोमा ऑफ लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस करवा देता है। ओके, और बैरेट इसोफेगस के लिए आप क्या कराते होते हैं? अपर GI एंडोस्कोपी कराते होते हैं, उससे सर्विलेंस करते होते हैं। तकरीबन 8 से लेकर 10 बायोप्सी लेते हैं जिसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होगा और गोब्लेट सेल्स आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट के अंदर आपने एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी करनी होती है, और अगर स्ट्रक्चर है तो आपने इसकी डायलिटेशन करनी होती है। इसके बाद आपने एंडोस्कोपिक सर्विलेंस करनी होती है। कैसे करनी होती है? आपने अगर डिस्प्लेजिया नहीं है तो आपने 2 से लेकर 6 साल के इंटरवल पे आपने क्या करना होता है? क्लियर? कहने का मतलब है एंडोस्कोपी से सर्विलेंस करनी है। अगर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया तो 6 मंथ सर्विलेंस है, और अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया तो आपने उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से या फोटोडायनेमिक थेरेपी से उड़ा देना है, या फिर इसोफेजेक्टमी कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GERD का। तो GERD की क्या ट्रीटमेंट होती है? GERD में वैसे 3 तरह का होता है, कंजर्वेटिव होता है, मेडिकल होता है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव या लाइफस्टाइल के अंदर सब चीज़ों को कम करते हैं, सिर्फ एक चीज़ को बढ़ा देते हैं, वो है बेड एंड को या हेड एंड को एलिवेट कर लेना। बाकी सब चीज़ों को कम कर देंगे, वजन कम करेंगे, फैटी स्पाइसी एसिडिक फूड को कम करेंगे, अल्कोहल कॉफ़ी को अवॉइड करेंगे, लेट नाइट मील्स को कम कर देंगे, स्मोकिंग को कम कर देंगे, वेट लिफ्टिंग को कम कर देंगे। ओके, और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मील लेके। इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने एंटी एसिड याद रखने हैं, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज PPI। ओके, सही हो गया? कहते हैं कि अगर किसी
किसी को गर्ड के सिम्टम आ रही है 50 साल से नीचे का है और कोई अलार्मिंग सिम्टम नहीं है तो आपने सीधा पीपीआई दे देने हैं बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन 50 साल से ऊपर है तब आपने इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इज पीपीआई, जिसमें ओमिपेराजोल, ट्राइबीप्राजोल आ जाएगा। इसके अलावा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। This include famotidine, ranitidine, nizatidine, okay, and the surgical treatment is laparoscopic Nissen fundoplication, जो कि partial fundoplication करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ हाइटल हर्निया के बारे में आया हुआ। हाइटल हर्निया कितने टाइप्स का होता है? वैसे बुक में 4 टाइप्स का होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मेन टाइप्स लिखी हुई है, स्लाइडिंग और रोलिंग है। रोलिंग को पैराइसोफेजियल कहते होते हैं। स्लाइडिंग में क्या होता है, जो गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन होता है वो थोरैक्स में चला जाता होता है, जबकि रोलिंग के अंदर गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन अपनी जगह पे मौजूद होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ गर्ड की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? मैंने आपको तरतीब बताई थी, पहले इन्फ्लेमेशन होगी स्टोमक की, इसोफेजाइटिस होगा, फिर इसोफेगस की अल्सरेशन होगी, उससे स्ट्रक्चर बनेगा, उससे बैराड इसोफेगस हो जाएगा, बैराड इसोफेगस से एडिनोकार्सिनोमा होगा। ओके, और एडिनोकार्सिनोमा की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। बाकी गैस्ट्रिक वाल्वुलस को भी फिट कर देना कहीं पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन फॉर गर्ड। ओके, मैंने ये बताया था कि गर्ड में आप इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं? जब पेशेंट 50 से 55 साल के ऊपर का हो और वेट लॉस और अलार्मिंग सिम्टम्स हो। ओके, अदरवाइज आप नहीं करते होते। इन्वेस्टिगेशन चॉइस एंडोस्कोपी, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, वैसे आप यही में आपने याद रखना है, वो है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, 4 से पीएच कम हो जाती है। इसके अलावा बेरियम इसोफेगोग्राम या बायोप्सी ले सकते हैं अगर कोई स्ट्रक्चर या बैराड इसोफेगस है। ओके, क्लियर। इसके बाद इक्लेजिया कार्डिया भी आ जाती है। इक्लेजिया कार्डिया में आपको कहने का मतलब है पेशेंट 50 साल से नीचे का होता है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, सॉलिड लिक्विड के लिए दोनों के लिए होता है, लेकिन लिक्विड्स के लिए ज़्यादा देखने को मिलता होता है। क्लियर, ये अपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, तो इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? एक्सरे चेस्ट कराओगे, जिसमें वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम गैप्स एंड गैस्ट्रिक बबल मिलेगा। अपर जी एंडोस्कोपी कराओगे। बेरियम स्वेलो कराओगे, जिसमें बर्ड बीक अपीयरेंस या रेड टेल अपीयरेंस या पेंसिल टिप साइन होगा। एंड द कन्फर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज मैनोमेट्री, जिसमें लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की टोन बढ़ जाती होती है। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट इसका हमेशा क्या होता है? पेलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। ठीक हो गया। ओके, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए। ठीक हो गया। तो मेडिकल एंडोस्कोपिक और सर्जरी है। ओके, ठीक है, मेडिकल एंडोस्कोपिक एंड सर्जरी। मेडिकल में आप नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं। एंडोस्कोपी में आप न्यूमैटिक डायलेटेशन करते हैं, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की, बोटॉक्स के इंजेक्शन देते हैं, या पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी करते होते हैं। क्लियर, सही है। और सर्जरी के अंदर आपको पता है कि लैप्रोस्कोपिक हेलर्स मायोटोमी है और साथ में पार्शियल फंडोप्लाइकेशन करेंगे टू प्रिवेंट गर्ड है। ओके, तो एंडोस्कोपिक में आपने याद रखना है पोइम को, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, बोटॉक्स का इंजेक्शन या फिर न्यूमैटिक डायलेटेशन है। और एक लेजिया कार्डिया में इसोफेजेक्टमी कब करते हैं? जब मैगासोफेगस होता है या एक से ज़्यादा मायोटोमी फेल हो चुकी है। क्लियर, ऑलमोस्ट आगे चलते होते हैं। इसोफेजियल कैंसर में 50 साल से ऊपर का एज होती है, वेट लॉस होता है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, सॉलिड के लिए ज़्यादा होता है, पेल इमेसिएटेड हो सकता है। तो डिफरेंशियल में सबसे ऊपर रखना होता है इसोफेजियल कैंसर। इसके अलावा इक्लेजिया कार्डिया रखना होता है और इसोफेजियल स्ट्रक्चर आपने इंक्लूड रखने होते हैं। ओके, सही है। अब इसोफेजियल कैंसर के लिए जो डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वॉपल जे एंडोस्कोपी विद बायोप्सी है, और स्टेजिंग के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है। इसके अलावा डायग्नोसिस में आप बेरियम स्वेलो कराओगे, एप्पल कोल्ड लीजन मिलेगी। ट्रीटमेंट प्लान के अंदर आप सीटी थोरैक्स और सीटी चेस्ट और एब्डोमेन कराओगे, पेट स्कैन कराओगे कि कोई मेटास्टेसिस तो नहीं होगी, ब्रोंकोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी चेक करोगे। ओके, ठीक हो गया। अब ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब ट्रीटमेंट इसके असल में लिखा हुआ है सर्जरी के अंदर। ओके, सर्जरी के अंदर वैसे यहाँ पे भी सर्जरी लिखा हुआ है कि अगर कोई म्यूकोजल कैंसर है, ओके, यानी कार्सिनोमा इन साइटू है, तो आपने एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन करनी होती है। अगर लोकलाइज कैंसर है इसोफेगस में तो इसोफेजेक्टमी करनी है, जो कि मैक्यूइन, आयोवा लुइस और ओरिंगर ट्रांसहाइडल होती है। अगर स्ट्रक्चर है तो एंडोस्कोपिक न्यूमैटिक डायलेटेशन करनी है। ठीक है, और इसके अलावा कैंसर में आप रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या लेजर थेरेपी भी दे सकते हैं पेलिएटिव ट्रीटमेंट के तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज का। पेप्टिक अल्सर डिजीज में पेशेंट ओबीज पेशेंट होगा। ओके, इसके अलावा या कोई एनसेड इस्तेमाल कर रहा होगा या एच पायलोरी का इन्फेक्शन होगा, और आपको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। अब उस रिकरेंट एब्डोमिनल पेन के 3 कैरेक्टर्स होते हैं, 3 E's रट्टा मारने हैं। एपिसोडिक होगा, एपीगैस्ट्रिक होगा और ईटिंग रिलेटेड होगा। ओके, ईटिंग रिलेटेड का मतलब है कि जब फूड लोगे और पेन बढ़ जाता है एपीगैस्ट्रिक में, तो वो गैस्ट्रिक अल्सर है, और फूड लेने से ठीक हो जाता है, या 2 से लेकर 3 घंटों के बाद देखने को मिलता है, या रात के वक्त देखने को मिलता है, तो वो ड्यूटिनल अल्सर होता है। और ये पेन एपीगैस्ट्रिक में लोकलाइज्ड होता है। दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग साइन। बैक में और थोरैक्स में रेडिएट कर सकता होता है। ओके, और मैंने जो पॉइंट्स बताए थे ना कि 2 से लेकर 3 घंटों के बाद रोटी के बाद ये नॉक्टर्नल होता है, तो ये ड्यूटिनल अल्सर का पेन होता है। क्लियर, इसके अलावा रिट्रोस्टर्नल हार्ट बर्न हो सकता है,
अपर जे ब्लीड हो सकती है, कैसे पता लगेगा? कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटस मिलेगा या मलीना आपको देखने को मिल सकता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक टेरी फुल स्मेलिंग स्टूल है। ओके, और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कुछ 3 कॉम्प्लिकेशन होती है। 2 कॉम्प्लिकेशन को तो हमने सर्जरी में डिस्कस किया था, बल्कि तीनों को ही डिस्कस किया था हमने कि परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन और इसके अलावा ब्लीडिंग है। ओके, सही है, यानी परफोरेटिव पेप्टिक अल्सर डिजीज़ था, ब्लीडिंग वाला था और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन था। अब गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कब लेबल करोगे? जब आपको विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस होगी लेफ्ट से लेकर राइट तक, सक्सेशन सप्लाश होगा, वॉमिटिंग होगी, नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, और वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा? हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया, ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, बर्निंग इन एपिगैस्ट्रियम दिया हुआ है। ओके, ब्लैक टेरी फुल स्मेलिंग स्टूल दिया हुआ है। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो ये क्या है? ये ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज है और इसका काज क्या होता है? एनसेट इंड्यूस्ड होता है। ओके, ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज उन किन किन वजूहत की वजह से हो सकते हैं? एक तो एनसेट बताया था, इसके अलावा एच पायलोरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, और जो रिकरेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज होते हैं ये ज़ोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम की वजह से होते हैं, जिसको गैस्ट्रिनोमा कहते हैं, केमिकल इंजेक्शन लाइक एसिड अल्कलीज और अल्कोहल की वजह से हो सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन केस ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन? तो सबसे पहले एक्यूट गैस्ट्राइटिस था, स्टोमक का कैंसर था, या एक्यूट पेंक्रेटाइटिस था। अब इसके बाद एच पायलोरी की टेस्टिंग पूछ रहे हैं। एच पायलोरी की टेस्टिंग को आपने 2 में डिवाइड करना है, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में आपकी सीरोलॉजी आ जाती है, IgG। ओके, इसके अलावा यूरिया ब्रेथ टेस्ट है। ओके, SUF से रट्टा मारना है, सफ, SUF। ओके, एस से सीरोलॉजी में IgG देखोगे, यू से यूरिया ब्रेथ टेस्ट, कार्बन 14 या कार्बन 13, और F से फीकल एंटीजन टेस्ट है। इन्वेसिव के अंदर क्या करते हैं? इन्वेसिव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपने रट्टा मार लेना, वो कल्चर होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके अलावा आप हिस्टोलॉजी करते हैं, रैपिड यूरियस टेस्ट करते हैं, ऊपर था यूरिया ब्रेथ टेस्ट, यहाँ पे रैपिड यूरियस टेस्ट है। ओके, सही हो गया। तो आपने ये 3 रट्टा मार लेने हैं। ओके, सही है। अगर आपको फिर भी भूल जाता है तो आपने CRH से रट्टा मारना है, कल्चर, रैपिड यूरियस टेस्ट और हिस्टोलॉजी है। और ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट, सारी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ वाली या गर्ड वाले ड्रग लिखी हुई है मेडिकल में। एंटी एसिड देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। PPI देते हैं, ओमिपराजोल, ट्राइबिप्राजोल। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, फैमोट्रिडिन, टैनोट्रिडिन है। साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट है लाइक सुकरल्फेट, कोलाइडल बिस्मथ, ये माइज़ोप्रोस्टोल है। एंटीबायोटिक में आपने मैक्रोलाइड्स रट्टा मार लेनी है, जिसमें क्लैरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन में अमोक्सिलिन आती है, और COX-2 सिलेक्टिव एंसेट्स हैं, सैक्सिलिकॉक्सिब होते हैं। अब इसके कहने का मतलब है कि जो एच पायलोरी के 2 तरह के रेजिमेंट होते हैं। ओके, ट्रिपल और क्वाड्रपल होता है, इसने ट्रिपल को बिगाड़ दिया है। अच्छा, ट्रिपल का मिमोनिक होता है कैप, CAP, C से क्लैरिथ्रोमाइसिन, A से अमोक्सिलिन और P से PPI होता है। जबकि जो ट्रिपल था उसका मिमोनिक है ट्यूबरकुलस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ओके, TBM। ओके, और P आ जाएगा। T से टेट्रासाइक्लिन, B से बिस्मथ सबसैलिसाइलेट आता है, उसके अलावा M से मेट्रोनिडाजोल और P से PPI आ जाते होते हैं। ओके, या फिर ट्रिपल को ऐसे भी उसने डिवाइड किया हुआ है ट्रिपल में कि उसने ना एमोक्सिलिन की जगह मेट्रोनिडाजोल ऐड कर लिया है। तो कैप या कैम, जिस मर्जी से आप रट्टा मार लो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन पूछ रहा है। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन क्या किया आपने? सबसे पहले बेरियम मील करा लेना है, एंडोस्कोपी, अपर जी एंडोस्कोपी करा लेनी है, बायोप्सी ले लोगे वहाँ से, और एच पायलोरी की टेस्टिंग लिख दोगे। कौन कौन सी टेस्टिंग थी? नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव था। नॉन इन्वेसिव में आपको मैंने मिमोनिक बताया था, SUF, सीरोलॉजी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट था, और F से फीकल एंटीजन टेस्ट था। जबकि स्पेसिफिक में CRH था, कल्चर, रैपिड यूरियस टेस्ट, और H से हिस्टोलॉजी। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट में कुछ जनरल मेजर्स है, जिसमें आपने जो उसकी कॉजेटिव एजेंट है, अल्कोहल, एस्पिरिन, एनसेड, स्मोकिंग, उसको अवॉइड करना होता है। ठीक है, और जंक फूड को आपने अवॉइड करना होता है। फिर मेडिकल है, जो ड्रग्स बताई थी, एंटी एसिड, PPI, H2 रिसेप्टर और साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट है। फिर एच पायलोरी की रेजिमेन थे। ओके, ट्रिपल रेजिमेन था, क्वाड्रपल रेजिमेन था, और इनको आपने 14 डेज तक देना होता है। और रेस्क्यू थेरेपी थी। रेस्क्यू थेरेपी में क्या करेंगे? ट्रिपल रेजिमेन में जो अमोक्सिलिन था ना, उसको रिप्लेस कर दिया लिवोफ्लोक्सासिन से। ओके, और अगर एनसेट इंड्यूस गैस्ट्राइटिस है, अगर एनसेट इंड्यूस गैस्ट्राइटिस है तो आप PPI तो दोगे ही दोगे हर एक में, लेकिन साथ में आप सिलोकॉक्सिब दे दोगे। ओके, ठीक है। और अगर सर्जरी करनी है, अगर कॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है हैमरेज और परफोरेशन है, तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तब क्या करना है? डुडिनल अल्सर है तब क्या करना है? अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो आपने पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी प्लस बिलरोथ टाइप 1 और टाइप 2 रिकंस्ट्रक्शन करनी होती है। टाइप 1 का मतलब है गैस्ट्रोडुडिनोस्टमी और टाइप 2 का मतलब है गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी। और डुडिनल अल्सर है तो विगोटमी करोगे, साथ में ड्रेनेज या एंट्रेक्टमी कर दोगे।
करोगे। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। ओके, तो कैसे पता लगा ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है? हेमाटोमिसिस दिया हुआ है और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में गया हुआ है। ओके ठीक है, और क्रॉनिक लीवर डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं है, डेट मीन्स इससे फेजल वायरसेस को रूल आउट कर दिया है। तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे? हॉस्पिटल एडमिशन किया, रिससिटेशन किया, नील पर ओरल एनजी पास किया ताकि एक्सपायर कर सके, IV लाइन लगाया, IV फ्लूइड्स दिया, वाइटल्स को मॉनिटर किया। ओके, मेन आ जाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे पहले ट्राइनेक्सामिक एसिड देंगे, फिर अपर जी एंडोस्कोपी करेंगे, उसमें से वो डायग्नोस्टिक भी है, थेरापेटिक भी है। थेरापेटिक में आप एपिनेफ्रीन कॉर्ट्रियो क्लिपिंग करोगे और इसके अलावा एंजियोग्राफी करोगे ट्रांस कैथीटर एम्बोलाइजेशन से अगर रीक ब्लीडिंग हो रही है, और सर्जरी में डायरेक्ट कंप्रेशन है, ट्रंकल वेगोटमी प्लस पायलोरोप्लास्टी है, और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रो एक्स एंड वाई गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी आ जाता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के आप पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अच्छा इस केस में क्या क्या डिफरेंशियल्स होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के? लाइक ज़ोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम आ जाएगा और नॉन अल्सर डिस्पेप्सी आ जाएगा। ठीक हो गया, एपिगैस्ट्रिक पेन के बताया गया। ज़ोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम में 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 ओके, नंबर 1 क्या होता है? सीवियर रिकरेंट पेप्टिक अल्सर होते हैं। नंबर 2 हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड होता है, और नंबर 3 गैस्ट्रिनोमा होता है, और ये आपको सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में देखने को मिलता है। सेकंड में या फर्स्ट में? ओके, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम कर लो, ऐसे कुछ लोग फर्स्ट भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराओगे आप इसके लिए? ओके, तो आप इसमें एक तो H पाइलोरी वाले टेस्ट लिख दोगे, और इसके अलावा आप सीरम गैस्ट्रिन लेवल्स आ जाएंगे। ओके, सीरम गैस्ट्रिन लेवल्स आ जाएंगे। ओके, और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन क्या होती है इसके लिए, ज़ोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम के लिए वो सेक्रेटिन टेस्ट होता है। इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर सिंटोग्राफी भी कर सकते होते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा? हाई डोज ओमिप्राजोल PPI दोगे। ओके, ट्रिपल या क्वाड्रपल थेरापी दोगे। इसके अलावा ऑक्ट्रियोटाइड के इंजेक्शन दे दोगे आप। ओके, और सर्जरी करोगे इन केस ऑफ एनी ट्रॉमा है। इसके बाद इस क्वेश्चन में मुझे सक्सेशन सप्लैश मिल गया है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस मिल गया है, डिहाइड्रेशन मिल गई है, तो ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, सही है। और ये क्यों होता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन पेप्टिक अल्सर डिजीज, जो कि D1 को अफेक्ट करता है? और क्या मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज होती है? हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया, एंड द इन्वेस्टिगेशन इज सेलाइन लोड सिंटोग्राफी। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, सेलाइन लोड सिंटोग्राफी होता है। इसके अलावा क्या क्या करा सकते हो? एक्सरे, बेरियम मील और अपर जी एंडोस्कोपी हर एक डिजीज में कराना होता है। अब वॉमिटिंग को कैसे रिप्लेस करना होता है? ओके सॉरी, रिप्लेस करो, वॉमिटिंग को कैसे ठीक करना होता है? सबसे पहले आपने 4 लीटर नॉर्मल सलाइन देना होता है, फिर आपने उसको रिप्लेस करना है डेक्सट्रोज सलाइन से, और फिर आपने KCl के सोल्यूशन ऐड कर लेना, लाइक 80 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम देना होता है 24 आवर्स के अंदर। ठीक हो गया। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा? सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने वेगोटमी प्लस एंट्रेक्टमी करनी है। ओके, ऐसे सर्जरी कहती है कि न्यूमैटिक डायलिटेशन करो या पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी कर लो। ओके, इसी को रट्टा मार लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, कोई काम की चीज़ है, इसमें ख़त्म हो गया, काम की चीज़ है। इसके बाद सीलिएक डिजीज़ है। सीलिएक डिजीज़ में आपने याद रखना है कि अगर ये इन्फेंट्स में प्रेजेंट करता है, बच्चों में प्रेजेंट करता है, तब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? डायरी आफ्टर वीनिंग देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। और अगर यंग चिल्ड्रन होता है तो उनमें आपको लाइक हम कह सकते हैं कि क्या मिलेगा? यंग चिल्ड्रन में आपको ग्रोथ फेलियर, प्यूबर्टी फेलियर देखने को मिलता होता है। ओके ठीक है, यानी क्या क्या सिम्टम हो गए? मैल एब्जॉर्प्शन सिम्टम हो गए, डायरी आफ्टर वीनिंग, वेट लॉस, क्रॉनिक डायरिया होता है, एडिमा आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीन की कमी होगी है, सिटोरिया है, और आयरन और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, प्यूबर्टल डिले है, शॉर्ट स्ट्रेचर है, डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस होगा जो कि एक्सटेंसर इची लीजन होती है स्किन पर, आपको फोरआर्म के पीछे देखने को मिलती होती है। तो ये सीलिएक डिजीज आ जाएगा। अब सीलिएक डिजीज में जो आपने 2 इन्वेस्टिगेशन को रट्टा मार लेना है। अच्छा, इसमें HLA टाइपिंग भी करते हैं, DQ2 और DQ8 ये कराते होते हैं। ओके, CBC कराओगे तो उसमें माइक्रोसिटिक या मैक्रोसिटिक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आयरन डेफिशिएंसी नीमिया या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी नीमिया था। जो आयरन डेफिशिएंसी नीमिया डुओडेनम को अफेक्ट करता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जुजिनम की वजह से होती है। बायोकेमिकल टेस्ट करा लोगे तो सब चीज़ें कम होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्ब्यूमिन, विटामिन D है। बोन डेंसिटी को ऑस्टियोपोरोसिस से चेक करते हैं। अगर इन सबको ना भी याद करो खैर है, आपने जो 2 मेन टेस्ट याद रखने हैं वो है आपके डुओडेनो जुजिनल बायोप्सी। मोर देन 4 बायोप्सी लेती है सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम से या डुओडेनल बल्ब से। ओके ठीक हो गया। ओके, अब इसमें क्या मिलेगा? विलस एट्रोफी, इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस और क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया। सीरोलॉजी कराओगे एंटीबॉडीज, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है anti-TTG, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। ओके, इसके अलावा आप IG है, एंटी एंडोमाइसियल, एंटी ग्लियाडिन या IgG एंटी ग्लियाडिन आप करा लोगे। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? डुओडेनो जुजिनल बायोप्सी होती है। ओके क्लियर, मेनली डुओडेनल बायोप्सी होती है। विलस एट्रोफी है, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया और इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है? आपने पूरी जिंदगी के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, और जो ब्रो है, ब्रो
ब्रो क्या है? ऐसी डाइट जिसमें ग्लूटीन होता है। बी से बार्ली, आर से राई, ओ से ओट और डब्ल्यू से आ जाएगा वीट। ब्रो को आपने अवॉइड करना होता है। राइस, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल से सारी सेफ होती है और अल्कोहल को भी अवॉइड करना होता है। और अगर सीवियर डिजीज हो, अगर डर्मेटाइटिस herpetiformis फॉर्मिस हो तो आपने डेप्सोन आपने इस्तेमाल करनी होती है। और अगर सीवियर डिजीज हो तो आपने स्टीरॉइड्स भी यूज़ करने होते हैं और वाइटामिन की सप्लीमेंट लेनी होती है। तो डाइटरी थेरेपी में क्या था? लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट है। वीट को यानी ब्रो को अवॉइड करना है। बार्ली, राई, ओके, ओट, वीट है, राइस, मीट ये खा सकते हैं। अल्कोहल को अवॉइड करना है। डर्मेटाइटिस herpetiformis है तो डेप्सोन देनी है। वाइटामिन मिनरल्स देने होते हैं। ओके, फोलेट भी देना होता है। नीमोकोकल वैक्सीनेशन देनी होती है बिकॉज ऑफ स्प्लीनिक एट्रोफी है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोथेरेपी देनी है। ओके, इम्यूनोसप्रेसिव अगर कोई सीवियर डिजीज है। ओके, और एसोसिएटेड स्किन कंडीशन कौन सी होती है? डर्मेटाइटिस herpetiformis है। अब इस कौन मैल एब्जॉर्प्शन डिजीज होता है? वो है विपल्स डिजीज है। विपल्स डिजीज में क्या होते हैं? फोमी मैक्रोफेजेस होती है लैमिना प्रोप्रिया में जो कि पास पॉजिटिव होते हैं। कॉजेटिव एजेंट ट्रोफाइलिमा विपली होता है। सिप्टम में लो ग्रेड फीवर होगा। सीएनएस के सिप्टम होगी मैल एब्जॉर्प्शन के साथ। ओके, और ज्वाइंट का प्रॉब्लम होगा विपल्स डिजीज में। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस 1 सेकंड स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी और पीसीआर करोगे। एंड विपल्स डिजीज इज ड्यू टू इन्फेक्शन। ओके, ग्राम नेगेटिव, दैट इज वाई हम सेफ्ट्राइक्सोन इस्तेमाल करेंगे। आईवी सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम आईवी देते होते हैं और ओरल कोट्रीमोक्सासोल इस्तेमाल करते हैं। कोट्रीमोक्सासोल कौन सी होती है? ट्राइमेथोप्रीम सल्फामिथोक्सासोल जो हम नीमोसिस्टस जुरोविकाई और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी देते होते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, सिलिक डिजीज की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? सिलिक डिजीज से रट्टा मारे ना पहले तो 2 जीआई मैलिग्नेंसीज होती है। इसोफेगस का कैंसर है और एंटीरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा ये होता है। और सिलिक डिजीज के साथ और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? बोन्स को अफेक्ट करता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। स्किन को अफेक्ट करता है डर्मेटाइटिस herpetiformis हो जाएगा। स्प्लेनिक एट्रोफी कराता तो नीमोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है या रिफ्रैक्टरी सिलिक डिजीज या अल्सरेटिव जुजुनोइलेटाइटिस हो सकता है। और इसके साथ कौन कौन सी कंडीशन होती है? मैंने कहा था कि जब भी कोई एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है ना तो उसके दूसरे भाई बहन आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है। इसके अलावा हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, जॉगरन सिंड्रोम है या शॉगरन सिंड्रोम जो मर्जी बोल लो आप इसको, पर्निशियस एनीमिया और आईजीए डेफिशिएंसी होती है। ओके, अब विलियस एट्रोफी आपको देखने को मिलती है किस में? आपको सिलिक में देखने को मिलती है। और किन किन कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी? ओके, तो मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ, आपने इस तरतीब को रट्टा मारना है। सिलिक सप्रू याद किया तो ट्रॉपिकल सप्रू भी आ जाएगा। अभी सिलिक डिजीज में एक डब्बा तैयार किया था विपल्स डिजीज का, तो विपल डिजीज भी आ जाएगा। सिलिक डिजीज की कॉम्प्लिकेशन क्या थी? लिम्फोमा, तो वो भी आ जाएगा। और रेडिएशन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचता है तो वो भी आ जाएगा। और लास्ट में जियार्डियासिस है जो कि वाटरी बल्कि डायरिया कराता होता है। क्लियर? अच्छा, इस अगले क्वेश्चन में दिया है कि सिलिक डिजीज की वजह से हाइट क्यों इस्तेमाल हो जाएगी? क्यों? नंबर 1, ओके, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की मैल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। मैल एब्जॉर्प्शन यानी मैल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, मतलब नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा, यानी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की मैल एब्जॉर्प्शन होगी जिसकी वजह से ग्रोथ और प्यूबर्टल डिले हो जाएगा। ओके, जबकि एनीमिया क्यों होगा? आयरन या फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन डूडिनम में और फोलेट की एब्जॉर्प्शन जूजिनम में होती है। ओके, बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको ऑलरेडी आती है। एंटीबॉडी कौन कौन सी कराते थे? एंटी टीटीजी, एंटी एंडोमाइसियल और एंटी गिलियाडिन होती है। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम? तो इसमें आपकी सिलिक डिजीज आ जाएगा, विपल्स डिजीज आ जाएगा, ट्रॉपिकल सप्रू आ जाएगा। ओके, जियार्डियासिस वही ऊपर वाले, और उसके अलावा क्रोन्स डिजीज भी याद रख लेना क्योंकि वो भी मैल एब्जॉर्प्शन करा देता है। ओके, कॉज ऑफ रैश, रैश क्यों होगा? डर्मेटाइटिस herpetiformis की वजह से। वाई? बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ आईजीए एट द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन ऑफ स्किन। ओके, ठीक हो गया, जिसके लिए हम डेप्सोन देते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है काज ऑफ मसल वीकनेस। अब सिलिक डिजीज में मसल की वीकनेस क्यों होती है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, लाइक सीवियर हाइपोकलीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया, जिसकी वजह से मोटर वीकनेस होती है। और B12 की डेफिशिएंसी होती है, और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पैरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। तो आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है? पोटेशियम, कैल्शियम और B12 को आपने दे देना है डाइट में। ओके, सही है। इसके बाद है कि सिलिक डिजीज है, मैल एब्जॉर्प्शन वाला पेशेंट है, क्या इमीडिएट मैनेजमेंट करोगे? आईवी फ्लूइड्स दोगे, ग्लूटेन फ्री डाइट है, वाइटामिन और मिनरल्स दे दोगे आप। क्लियर? ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया। इसके बाद सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस वाला टॉपिक है। ओके, फिर हमारा टॉपिक है बस खत्म होने वाला है चैप्टर। ओके, अच्छा, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंटीबायोटिक यूज़ की वजह से होता है। ओके, तो अगर किसी बंदे ने 8 वीक्स में कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, ओके, और सॉफ्ट वाटरली स्टूल आ रहा है, साथ में ब्लड भी आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर और क्रैम्प्स आ रहा है, अगर एंटीबायोटिक हिस्ट्री और डायरिया है, ओके, और हाई ग्रेड फीवर है, डेट मीन्स कन्फर्म बात है कि उसने कोई एंटीबायोटिक की वजह से कोलोन को हिट किया है, तो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस आ जाएगा। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, काज बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल।
ओके तो आप इसमें सीबीसी कराओगे, इसमें आपको डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ओके और कोलेस्ट्रीडियम डाइफिसिल के एंजाइम अमीनो एसिड कराओगे, लाइक कोलेस्ट्रीडियम डाइफिसिल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस कराओगे, कोलेस्ट्रीडियम डाइफिसिल टॉक्सिन्स ए एंड बी करा लोगे। क्लियर, सही हो गया। ओके इसके अलावा पीसीआर करा लोगे। स्टूल का कल्चर आपने हर डायरिया वाले पेशेंट में कराना होता है, ब्लडी डायरिया वाला में। ओके और क्लोन को देखने के लिए क्लोनोस्कोपी और सिग्मेटोस्कोपी और उससे बायोप्सी भी ले लोगे। अब क्लोनोस्कोपी में आपको अढेरेंट सूडोमेब्रेन मिलेगी, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सूडोमेब्रेनस कोलाइटिस है। व्हाइट प्लाक्स मिलेगा और एरिथीमा इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो आपने प्रेसिपिटेटिंग एंटीबायोटिक्स है उसको विड्रा करना होता है। ओके आईवी फ्लूइड्स दिया और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो कि वेंकोमाइसिन होती है या मेट्रोनेटाजोल होती है, या फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकती है और कोलेक्टमी भी कर सकती है सीवियर केस में। क्लोन को ही काट दिया। इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो पेन होता है वो आपको देखने को मिलता होता है। ओके कहाँ देखने को मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में? लेफ्ट इलिक फोसा में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, और इसमें आपको क्रॉनिक डायरिया होगा, ब्लड होगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता होता है। ओके टिनिस्मस होगा, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होगा, जो इन्फ्लेमेशन होती है कंटिन्यूस होती है। और इसकी सिविरिटी को चेक करने के लिए क्राइटेरिया होता है, उसका नाम है ट्रू लविट्स क्राइटेरिया। अगर स्टूल की फ्रीक्वेंसी 4 से कम हो तो वो माइल्ड है, 4 से लेकर 6 हो तो मॉडरेट है, और 6 से ज़्यादा हो तो वो सीवियर है। ओके सही है, और 10 से ज़्यादा हो तो वो फुलमिनेंट होती है। और ट्रू लविट्स क्राइटेरिया मेरे ख्याल से ये आएगा यहाँ पर, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, अगर ये आएगा तो मैं उसके साथ ही बता देता हूँ। नहीं आ रहा ट्रू लव विट्स क्राइटेरिया, मेरे ख्याल से सर्जरी में आना था ट्रू लव विट्स क्राइटेरिया। अच्छा ट्रू लव विट्स क्राइटेरिया में ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। निमोनिक है द HMB, T से टेम्परेचर, H से हार्ट रेट, E से ESR, ओके H से हीमोग्लोबिन, M से मूवमेंट्स ऑफ बॉबल पर डे और B से ब्लीडिंग इन स्टूल। ओके ये निमोनिक था। इसके बाद हम आगे चलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अच्छा सॉरी नीचे यहीं पे आ गया था। तो हमें क्या क्या चीज़ें बताई थी? टेम्परेचर मैंने बताया था, ओके हार्ट रेट मैंने बताया था। टेम्परेचर वन सेकेंड आपने क्या करना होता है, अगर सीवियर कराना तो आपने टेम्परेचर बढ़ाना 37 से बढ़ा दो। ओके H से हार्ट रेट था तो 90 से ऊपर कर दो, वैसे 100 होता है हार्ट टैकीकार्डिया लेवल करने के लिए। ओके इसके बाद था ESR 30 से ज़्यादा कर दो, 30 मिलीमीटर पर आर है। इसके बाद हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन आपने कम कर देना, 10 से कम कर दो। ओके M से मूवमेंट्स पर बोबल था तो मैंने कहा था 6 से ज़्यादा कर देनी है। और B से ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग पर स्टूल या से आपको ज़्यादा देखने को मिलती है ब्लीडिंग। व्हाट आर द ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस? तो इसमें इम्यूनोसप्रेसिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इस्तेमाल करते हैं। मेन ड्रग इज ASA अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, लाइक मीसलाजीन, सल्फासालाजीन, ओसालाजीन, बालसालाजाइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में प्रेडिनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन देते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, प्रेडिनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन देते होते हैं। इसके अलावा थायोप्यूरिन लाइक एजेथियोप्यूरिन है, मार्केप्टोप्यूरिन है, मिथोट्रिक्सेट है, साइक्लोस्पोरिन है। एंटी TNF में आपकी इन्फ्लिक्सिमाब, एडेलिमुमाब आ जाती है, इटानरसिप भी आ जाती है। और एंटी अल्फा 4 बीटा 7 इंटेग्रिन्स में विडोलिजिमाब आ जाएगी। ओके एंटी डायरियल एजेंट पे अगर आपने डायरिया रोकना है तो डोप्रामाइड और कोफिनॉक्सिलेट या डाइफिनॉक्सिलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी दे देते हैं। लेकिन मेन आपने अमाइनो सैलिसिलेट रट्टा मारना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, थायोप्यूरिन है, एंटी TNF है, एंटी अल्फा 4 बीटा 7 है। ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट आ जाते हैं। मैनेजमेंट में पहले इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में पहले आपने बेस लाइन करा लेनी है। बेस लाइन में CBC में एनीमिया और ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ESR CRP ज़्यादा होगा, एल्ब्यूमिन कम होगा। ब्लड कल्चर कराओगे, ओके सीरोलॉजी कराओगे जिसमें PN का मिलेगा। फिर स्टूल एग्जामिनेशन करोगे, स्टूल एग्जामिनेशन में कल्चर कराओगे टू रूल आउट कोलेस्ट्रीडियम डाइफिसिल का टॉक्सिन है, A and B होता है। फीकल लैक्टोफेरिन और कैलप्रोटैक्टिन ये एलिवेटेड होते हैं। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सीज इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है। कोलोनोस्कोपी में आपको क्या मिलता होता है, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेटरी लीजन आपको देखने को मिलती है, डिफ्यूज एरिथीमा होता है और सूडोपोलिप्स भी देखने को मिल सकते हैं। इमेजिंग में आप वन सेकेंड तरतीब से पहले एब्डोमिनल एक्सरे करा लोगे, फिर आप अल्ट्रासाउंड करा लोगे, फिर आप CT स्कैन करा लोगे, बेरियम एनीमा करा लोगे। क्लियर, अब हम मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने क्या देना होता है, ओके हम पहले तो जनरल मैयस बताया हुआ कि पारेंटिरल न्यूट्रिशन दिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया। ओके मेन आ जाते हैं। अगर माइल्ड डिजीज है तो आपने अमाइनो सैलिसिलिक एसिड देना है, ओके प्लस स्टूल सॉफ्टनर्स देने हैं। अगर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है और आपने इंडक्शन करना है तो प्रेडिनिसोलोन देंगे, साथ में साइक्लोस्पोरिन है। मेंटेनेंस थेरेपी में आप अमाइनो सैलिसिलिक एसिड भी देंगे, साथ एंटी TNF है, ओके और थायोप्यूरिन है। एंटी TNF है मैंने बताया था, इन्फ्लेक्सिमाब ने बताया था, और थायोप्यूरिन में मैंने मार्केप्टोप्यूरिन बताया था। ठीक हो गया, एजेथियोप्यूरिन मार्केप्टोप्यूरिन था, और बाकी अदर्स में विडालिजुमाब है। और अगर रिफ्रैक्टरी अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपने सर्जरी करनी है, लाइक टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी में विद इलियोइनल पाउच एनास्टोमोसिस है। और लास्ट में आपने मेंटेनेंस में आपने वन सेकेंड वही देना होता है, एंटी TNF प्लस थायोप्यूरिन है, अमाइनो सैलिसिलिक नहीं देंगे। क्लियर, इसके बाद है कि वो कौन कौन सी डिजीज है जो क्रॉनिक डायरिया करवाती है। ओके तो सिलियक डिजीज क्रॉनिक डायरिया कराता है। ओके सिलिक डिजीज के अलावा मैंने ट्रॉपिकल सप्रू बताया था। ओके इसके अलावा GRDS बताया था, क्रॉन्स डिजीज है, IBS है, उमैबियासिस है। ओके एग्जाम के दिनों में हमें IBS भी हो जाता है। क्लियर,
अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस है, डैट मीन्स कोलोन की इन्फ्लेमेशन है, तो आपको ऐसे कॉजेज बताने पड़ेगी जो कोलोन की इन्फ्लेमेशन कराते हैं। इससे पहले अभी हमने सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस पढ़ा था, वो करवाता होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इसके अलावा यर्सीनिया एंटीरोकोलाइटिस, नाम में कोलाइटिस आ रहा है, यर्सीनिया एंटीरोकोलाइटिस है, ओके। और CSS को रट्टा मार लेना है, CSS सबको करना चाहिए, ओके। क्यों करना चाहिए? ताकि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की DD आ जाए। CSS में आपने साइटोमेगालोवायरस, साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेला और शिगेला, ओके, ये रट्टा मार लेना है। बाकी मेईबियासिस और क्रिप्टोस्पोरोडियासिस भी होता है। वो पूछ रहे डिजीज की सिवेरिटी क्या है। मैंने बताया था कि अगर स्टूल ना कहने का मतलब है स्टूल की फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 6 हो, तब हम उसको क्या लेबल करते हैं? मॉडरेट लेबल करते हैं। यहाँ पे इसने कहाँ लेबल की हुई है स्टूल की फ्रीक्वेंसी? ओके, स्टेज ऑफ द डिजीज, स्टूल की फ्रीक्वेंसी पता नहीं मेंशन ही नहीं की हुई, लेकिन HB कम है, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा है, स्टूल का वॉल्यूम 300 से लेकर 350 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी लेवल नहीं की जिससे आपने याद करना था, बल्कि छोड़ देते हैं उसके लिए। अच्छा, इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है? इंडक्शन किससे करते होते हैं? IV और ओरल। इंडक्शन हमेशा प्रेडनिसोलोन से करते हैं, और मेंटेनेंस किससे करते हैं? अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड से करते होते हैं। क्लियर? सही हो गया। उसके बाद IBS है। IBS एग्जाम के दिनों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें रिकरेंट कोलिकी पेन, कोलिकी पेन आपको इंटेस्टाइन में, यूट्रस में, वैसे यूट्रस में भी होता है, हाँ, यूट्रस में, यूरेटर में आपको देखने को मिलता है, और बाइल डक्ट में देखने को मिलता है। कोलिकी एब्डोमिनल पेन होता है, और ये पेन डेफिकेशन से रिलीव होगा और म्यूकस आएगा, लेकिन स्टूल में कोई ब्लीडिंग नहीं आएगी, और अल्टर्ड बोवल हैबिट्स होते हैं, लाइक कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलेगा, और ये स्ट्रेस से रिलेटेड है, इमोशनल स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। तो ये IBS है। IBS कुछ डायरिया प्रीडोमिनेंट भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट भी हो सकता है। वैसे इसमें कीवर्ड क्या है? कि कीवर्ड है कि एब्डोमिनल पेन रिलीव हो जाता है बाय पासिंग स्टूल, लेकिन कोई स्टूल में कोई ब्लड या कभी कभार म्यूकस भी नहीं आता होता। क्लियर? अब इसकी डायग्नोसिस के लिए एक रूम क्राइटेरिया होता है, इसमें रूम 3 लिखा हुआ है, लेकिन अब एग्जाम में रूम 4 आ चुका है, एग्जाम में इन्हीं किताबों में आ चुका है। तो इसमें आपको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन चाहिए या रिकरेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट चाहिए, रूम 3 या तो 3 दिन तक चाहिए, और रूम 3 या तो 3 मंथ तक चाहिए, और साथ आपको इन 3 में से 2 पैरामीटर्स चाहिए। नंबर 1 पेन, ओके ओके, ठीक है, पेन के साथ पेन डेफिकेशन से ठीक हो जाए, ओके, सही है। और जो एब्डोमिनल पेन है ना, उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, यानी स्टूल की फ्रीक्वेंसी और स्टूल की अपीयरेंस, उसमें चेंज देखने को मिले, ओके। यानी एब्डोमिनल पेन डेफिकेशन से ठीक हो जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल या पेरेंट्स ऑफ स्टूल में चेंज आ जाए। इसके अलावा CBC कराओगे, फीकल कालप्रोटैक्टिन या लैक्टोफेरेन टेस्ट कराओगे, क्लोनोस्कोपी कराओगे, बेरियम नीमा करा लोगे, और अगर डायरिया प्री डोमिनेंट है तो आप सिली डिजीज को या लैक्टोस इंटॉलरेंस को या बाइल एसिड डायरिया को रूल आउट करोगे। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं, ओके। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन आ जाती है। अब डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या होती है? आपने फूड मैप डाइट्स को कम से कम करना है, लो फूड मैप डाइट्स है। नंबर 2, व्हीट और डेयरी प्रोडक्ट को आपने एक्सक्लूड कर देना है, ग्लूटीन को आपने एक्सक्लूड कर देना है, अल्कोहल को अवॉइड कर देना है। फिर बंदा खाएगा क्या? अच्छा, लैक्टोज फ्री डाइट आपने दे देनी है, ओके। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक के अंदर। स्पेसिफिक में आपने 2 तरह की है, एक डायरिया प्रीडोमिनेंट और एक कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है। इस सवाल में सिर्फ डायरिया प्रीडोमिनेंट का पड़ रहा है, ओके, ठीक है। जब भी डायरिया प्रीडोमिनेंट है, ओके, ठीक है, तो आपने डाइटरी फाइबर को अवॉइड करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन वाला होता है तो हम डाइटरी फाइबर लेते हैं, लेकिन आपने अवॉइड करना है। एंटी डायरियल एजेंट इस्तेमाल करने हैं, लाइक लोपरामाइड है, डाइफिनॉक्सालेट है, कोलिस्ट्राइमीन और कोडीन हो जाती है, ओके। और इसके अलावा सेरोटोनिन 3 एंटागोनिस्ट भी देते हैं, लाइक एलोसेट्रॉन है, ओडेनसेट्रॉन है। एंटीबायोटिक देंगे डायरिया के लिए, लाइक रिफेक्सेमिन है, और TCA देंगे इमोशनल स्ट्रेस के लिए, एमिट्रिप्टालिन, इमिप्रामिन। इसके अलावा TCA में एंटीकोलिनर्जिक पावर भी होती है, ओके। पेन और ब्लॉटिंग के लिए आप एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग इस्तेमाल करोगे, उसमें मेबाविरिन आएगा, हायोसियाइन आ जाएगा, प्रोबायोटिक्स आ जाएगा, ओके। मेबिवरीन और हायोसियाइन, ये रट्टा मार लेना है, ओके। और साइकोलॉजी में आपने CBT आ जाएगा, CBT रिलैक्सेशन है, और हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी सब कुछ आ जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। तो जनरल मेजर्स में आपने फूड मैप डाइट को कम किया, व्हीट को कम किया, लैक्टोज फ्री डाइट लिया, दूध को कम किया, ग्लूटीन फ्री डाइट को कम कर दिया। डायरिया प्री डोमिनेंट में आपने डाइटरी फाइबर को अवॉइड किया, एंटी डायरियल ड्रग ली, लाइक लोपरामाइड है, कोडीन है, कोलिस्ट्राइमीन है, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट आपने इस्तेमाल किया, लाइक एलोसेट्रॉन आ जाएगा। क्लियर? एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, लाइक रिफेक्सेमिन है, और TCA इस्तेमाल किया है, ओके। एमिट्रिप्टालिन, इमिप्रामिन आ जाता है। व्हाट आर द अलार्मिंग सिम्टम्स? अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया हो रहा है, ओके, ठीक है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले क्या अलार्मिंग सिम्टम हो गई? अगर मेल है, 50 साल से ऊपर है, वेट लॉस होता है, फैमिली हिस्ट्री कोलोन कैंसर की है, एनीमिया, रेक्टल ब्लीडिंग है, सारे कोलोन कैंसर वाले पॉइंट्स आए हुए हैं। ड्रग्स टू डिक्रीज स्टूल फ्रीक्वेंसी, यानी डायरिया को रोकने के लिए लोपरामाइड, डाइफिनॉक्सालेट, कोडीन
और कोलिस्ट्रायमीन देते होते हैं। ओके, इसके बाद कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आ गया। अब इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। ओके, अब पेन और ब्लॉटिंग के लिए दोनों में आप ना पेन और ब्लॉटिंग को रोकने के लिए एंटी स्पास्मोटिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं, लाइक मेबावरीन, पेपरमिंट ऑयल या हायोसियाइन है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए आपने क्या लेने हैं, लेग्जेटिव इस्तेमाल करने हैं। एक बल्क लेग्जेटिव होते हैं जो बल्क बनाते हैं, इसमें स्फागोल का छिलका आ जाता है, स्फागोला और सालियम सीड है। ऑस्मोटिक में जो कि सिक्रेशंस को बढ़ा देते हैं, लैक्टोलोस और मैक्रोगोल है। इसके अलावा प्रो कैलोप्राइड और लीनाक्लोटाइड, ओके, ये सेकंड लाइन ड्रग होते हैं। ओके, और लूबिप्रोस्टोन, लीनाक्लोटाइड और लूबिप्रोस्टोन क्लोराइड की सिक्रेशन कराते हैं। जबकि फर्स्ट लाइन में आपकी ऑस्मोटिक है जिसमें लैक्टोलोस आ जाता है और बल्क फॉर्मिंग में स्फागोल आ जाता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, कार्सिनॉइड ट्यूमर आया हुआ है। अच्छा, कार्सिनॉइड ट्यूमर ये उस वक्त सिम्टम कराते हैं जब कार्सिनॉइड ट्यूमर लीवर में मेटास्टेसाइज कर जाते हैं। दैट इज़ वाई आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन देखने को मिलेगा। और ये क्या करवाते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड हार्ट लीगेंस, ये करवाते हैं। ओके, तो अगर आपको रिकरेंट डायरिया देखने को मिले, फ्लशिंग देखने को मिले, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिले, तो आपने कार्सिनॉइड सिंड्रोम को रूल आउट करना होता है। व्हाट आर द कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर कार्सिनॉइड सिंड्रोम? तो इसमें आपने यूरिन के अंदर 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के लेवल को मेजर करना होता है, ठीक है। ओके, और आपने ऐसी कंडीशंस को या ऐसी डाइट को अवॉइड करना है जो कि फ्लशिंग या डायरिया करवाती है। मेडिकल के अंदर क्या होगा, निकोटिनामाइड की सप्लीमेंट देना है। क्यों? कार्सिनॉइड सिंड्रोम में नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ब्रोंकोस्पाज्म है तो आप ब्रोंकोडायलेटर दोगे फॉर वीजिंग है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो आप डायूरेटिक्स दोगे। ओके, डायरिया था तो आप एंटी डायरियल एजेंट इस्तेमाल करोगे, वही लोप्रामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट, कोडीन और कोलिस्ट्राइमीन है। ओके, सही हो गया। इसके अलावा सिक्रेशन आपने कम करनी है। ओके, तो आपने ऑक्ट्रियोटाइड और लैनियोटाइड इस्तेमाल करना है। सर्जरी के अंदर आपने कार्सिनोमा को सर्जिकली रिसेक्ट करना होता है। और आपने अगर लीवर में मेटास्टेसाइज कर गया है तो उसकी एक्सीजन करनी है। हेपेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। ओके, यानी सिंपल सर्जिकल रिसेक्शन है और एक्सीजन ऑफ लीवर मेटास्टेसिस प्लस कीमोथेरेपी देनी होती है। ओके, इसके बाद इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। ये हमने इसमें भी पढ़ा था सर्जरी के अंदर। ओके, इसमें आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री मिलती है, लाइक किसी बंदे को फीवर, कफ या वेट लॉस होगा, महीने से ज़्यादा का होगा। और हाइपरप्लास्टिक टीबी ज़्यादा कॉमन होता है, इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस हाइपरप्लास्टिक वाला। इसमें आपको राइट इलिक फोसा में डूई मैस आपको देखने को मिलेगा। ओके, और पेशेंट एनीमिक भी होगा, वेट लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। अब टीबी के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है? ओके, तो पहले तो टीबी वाली इन्वेस्टिगेशन लिखनी है, CBC, ESR, स्टूल कल्चर लिख देना, एल्किलान फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ गया है। ओके, कल्चर PCR है। अब हम आ जाते हैं एब्डोमेन के अंदर। एब्डोमेन के अंदर सबसे पहले हम एब्डोमिनल एक्सरे कराते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्लब सैंडविच या स्लाइस ब्रेड साइन देखने को मिलेगा। फिर बेरियम अनीमा और फॉलो थ्रू कराएंगे। वंस अगेन कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन इज कोलोनोस्कोपी, नहीं, कंफर्मेटरी इज डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी है, जिसके अंदर आप ट्यूबरकल बैसिलाई को देख भी सकते हो, बायोप्सी भी ले सकते हो। ओके, इसके अलावा आप ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कर सकते हो टू कंफर्म इन्फेक्शन। ओके, ठीक है, ट्यूबरकुलिन स्किन इन्फेक्शन या इंटरफेरॉन गामा रिलीज जैसे लेटेंट टीबी में करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आपने ATT देना होता है, आइसोनियाजाइड, पिराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, रिफेम्पिन आ जाएगा। और सर्जरी के अंदर आपने रिसेक्शन करनी है उस सेगमेंट के जिसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है, या सिंपल स्ट्रक्चर है तो आपने स्ट्रक्चरोप्लास्टी करनी होती है। क्लियर। अब हम MCQs पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके, 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको डिस्फेजिया है और इसको रिकरेंट निमोनिया डेवलप हो रहा है। ओके, यानी डिस्फेजिया की वजह से स्पायरेशन निमोनिया हो रहा है। बेरियम स्वैलो में आपको मैसिवली डायलेटेड इसोफेगस है विद पेंसिल टिप साइन है। ओके, ठीक हो गया। ओके, और बेरियम स्टोमक को नहीं दिखा रहा, डेट मीन्स कि इक्लीजिया कार्डिया हो जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क होता है वो फैमिली हिस्ट्री आपको देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा लो फाइबर डाइट ये भी आ सकती होती है, स्मोकिंग भी आ सकती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है प्रीवियसली फिट और वेल 14 वीक्स प्राइमरी ग्रेविटा। ओके, ठीक हो गया। उसको सीवियर वॉमिटिंग आ रही है। ओके, वॉमिटिंग में 30 cc ब्राइट रेड ब्लड आ गया है। ओके, तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, उसको बोलते हैं हाइपरनेमेसिस ग्रेविडेरम। और ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से, फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से मिलोरी वीस्टियर हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि रिट्रोस्टर्नल हार्ट बर्निंग है जो कि फूड लेने से ख़राब हो जाती है। गर्ड है। ओके, गर्ड की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन द लॉन्ग रन? तो बैराट इसोफेगस और बैराट इसोफेगस की वजह से डीनोकार्सिनोमा इन लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस है। अ पेशेंट विद डायरिया विद ब्लड। ओके, पेशेंट है, ब्लडी डायरिया हो रहा है और अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस हुआ है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में ही इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। ओके, तो क्या डेवलप होने के चांसेस होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? टॉक्सिक मेगाकोलोन है, परफोरेशन है, हैमरेज आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिस्टेंट डायरिया है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, 14 ईयर ओल्ड है, क्रोनिक डायरिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आपके जहन में सिलिक डिजीज आता है। जब डिस्टल टूनिरल बायोप्सी किया तो आपको विलस एट्रोफी मिली और एंटी TTG मिली है, तो डायग्नोसिस
एमेटोमेसिस क्या है, आपका सिलिएक डिजीज आ जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद है 23 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उसको फीवर और पेन इन लोअर एब्डोमेन हो रहा है। ठीक है। तो फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको रूमेटॉइड फैक्टर नहीं मिलता, बाकी ब्लड म्यूकस मिलता है, कार्सिनोजेनेसिस हो सकती है, कैंसर ज़्यादा कॉमन होता है, सैक्रोलियाटस हो सकता है। ओके, और प्रोक्टाइटिस भी हो सकता है। ओके, प्रोक्टाइटिस क्या होता है, इनर कैनाल की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। 60 ईयर ओल्ड टैक्सी ड्राइवर, उसको डिस्फेजी और वेट लॉस हो गया है, डिस्फेजी और वेट लॉस। ओके, दैट मीन्स कैंसर वगैरह है। कौन सा डिस्फेजिया का काज नहीं होता, डिस्फेजिया आपको इसोफेगस या ओरोफेरिंजियल काजेस की वजह से होता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं होता। क्लियर। इसके बाद 50 ईयर ओल्ड इमरजेंसी में आया विद हेमाटोमेसिस है। हेमाटोमेसिस मतलब अपर जीआई ब्लीड है। ही इज टेकिंग ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर हिज आर्थराइटिस। ओके, ठीक हो गया। तो क्या हम नहीं करेंगे इमरजेंसी में? ओके, बेरियम स्वैलम इमरजेंसी में इंडिकेटेड नहीं होता। ओके सही है। अब बेरियम स्वैलम में तो आप रेडियो कॉन्ट्रास्ट मटीरियल इस्तेमाल करते हैं। ओके, वो बोवल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकते हैं या एस्पायरेशन करवा सकता होता है। क्लियर। इसके बाद है कि ट्रांसयूरेटिव असाइटिस जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है, 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से सीरम एल्ब्यूमिन एसाइटिस ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, यानी सीरम एल्ब्यूमिन एसाइटिस ग्रेडियंट 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है। तो कौन सा तो ट्रांसयूरेटिव साइटिस विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ट्रांसयूरेटिव साइटिस किस में नहीं देखने को मिलती? ओके, तो मैल अब्जॉर्प्शन में आपको चलो सही है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस में आपको साइटिस नहीं देखने को मिलती। क्लियर। बाकी सब में आपको शायद देखने को मिले, लेकिन बाकी क्योंकि मैल एब्जॉर्प्शन में प्रोटीन की कमी है, कंजेस्टिव कार्डिक फ्लो में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, प्रोटीन लूजिंग है, नाफ्रोटिक में भी प्रोटीन की कमी होती है। क्लियर। इसके बाद क्रॉनिक इल हेल्थ है। ओके, एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके ठीक है। यानी क्रॉनिक इल हेल्थ है, ग्रोथ रिटार्डेशन है, डैट मीन्स सिलिक डिजीज रूल आउट करना होता है, और सिलिक डिजीज एसोसिएटेड होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ। ओके, सॉरी वो पूछ रहे हैं विच डज नॉट हैव अ नोन एसोसिएशन, किसकी एसोसिएशन नहीं होती? तो दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं। अब यहाँ पे कौन के साथ नहीं होती, तो वो डायवर्टिकुलर डिजीज है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है, डर्मेटाइटिस पैटिफॉर्मिस होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। इन सब में आपको एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है। ओके, 57 ईयर ओल्ड बैंकर है जिसको क्लिंडामाइसिन दी गई थी नमूनिया के लिए, और अब वो फीवर, लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन और ब्लडी डायरिया करवा रहा है। डैट मीन्स एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है। इसके बारे में क्या बात ठीक नहीं है। ओके ठीक है। बेस्ट ट्रीटेड विद आईवी वैनकोमाइसिन एज अपोज टू ओरल। वैनकोमाइसिन नॉर्मली आईवी देते हैं, लेकिन ये वाहिद कंडीशन है जिसमें ओरल वैनकोमाइसिन देते होते हैं। क्लियर। तो ये बात ठीक नहीं है। आगे नेक्स्ट है कि क्रॉनिक इल हेल्थ है। ओके, जनरलाइज एडीमा और स्मॉलोसाइटिस है। ओके, तो प्रोटीन लूजिक एंटीरोपैथी कौन सी कंडीशन में नहीं हो सकती? ओके, क्रॉनिक ड्यूडिनल अल्सर में नहीं देखने को मिलती। क्रॉनिक ड्यूडिनल अल्सर ब्लीड करते होते हैं, उसमें प्रोटीन लूजिंग एंटीरोपैथी नहीं होती। बाकी मैल एब्जॉर्प्शन वाले डिजीज है, उन सब में देखने को मिल सकती होती है। ओके, आईबीडी में कौन सा ट्रीटमेंट हम प्रेफर नहीं करते? ओके, तो इरेडिकेशन ऑफ एच पैलोरी वाला ट्रीटमेंट तो हम उसमें करते थे, लाइक हम कह सकते हैं पैप्टिक अल्सर डिजीज में। बाकी स्टेरॉइड्स, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजिन, इन्फ्लेक्सिमाब, डेलिमोमाब, ये सब कुछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट इमरजेंसी में आया, उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड खा लिया सुसाइड करने के लिए, तो फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट क्या होगा? ओके, तो फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इस आपने रिससिटेशन करना होता है। ओके, यहाँ पे गैस्ट्रोस्कोपी नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक नहीं करेंगे, बेरियम मील भी नहीं देंगे, ओरल लिक्विड एंटासिड देंगे रिससिटेशन के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती है 50 ईयर ओल्ड हैज हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल और टोबैको अब्यूज, दैट मीन्स कैंसर हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग फॉर सॉलिड फूड है। ओके, अब वो लिक्विड्स भी नहीं निकल पा रहा, ब्लैक टैरी स्टूल है, ब्लीड कर दिया है, ब्लीडिंग आ रही है, वेट लॉस हो गया, दैट मीन्स कैंसर है, इसोफेजियल कैंसर है। तो आपने क्या करवाना है? ओके, कंफर्मेशन इन्वेस्टिगेशन इस अपल जी एंडोस्कोपी होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग, दैट मीन्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, परकशन वास पता नहीं क्या है, परकशन शोस नो शिफ्टिंग डलनेस है। ओके, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या करते होते हैं हम? एब्डोमिनल एक्सरे लेते हैं सुपाइन व्यू में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमन एजेड 30 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम रिमोट विलेज इन पंजाब। ओके, इसको फ्रीक्वेंट बोवल मूवमेंट्स और टीनेसमस हो रहा है। टीनेसमस मतलब फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, और फ्रीक्वेंट बोवल मूवमेंट्स हो रहा है। लो ग्रेड फीवर है जिसमें ब्लड और म्यूकस आ रहा है। ओके, ब्लड में और म्यूकस आ रहा है। अब ब्लड और म्यूकस आ रहा तो आपका आईबीएस तो निकल गया। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों नहीं हो सकता? ओके, अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको लोअर एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री मिलती होती है। ठीक हो गया। ओके ठीक है, और इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन नहीं है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं हो सकता। मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी अ बेसिलरी डिजेंट्री। ओके, यानी ब्लडी स्टूल आपको देखने को मिल रहा है, लो ग्रेड फीवर है। ठीक है। ओके, और डायरिया भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद है कि 3 मेडिकल स्टूडेंट रेस्टोरेंट पे गया, उसके बाद सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया हो गया। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, फूड पॉइजनिंग को इंडिकेट कर रहा है, स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग, जो कि 8 घंटों में देखने को मिल सकती होती है। ओके, इसके बाद 36 ईयर ओल्ड मैन है जिसको पीरियोडिक अपर एब्डोमिनल पेन और ब्लड इन वॉमिटिंग है। ओके, अपर एब्डोमिनल पेन डैट मींस एपिगैस्ट्रिक पेन है,
ओकेजनल ब्लड इन वॉमिटिंग, हेमाटोमेसिस हो रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर है, एच पाइलोरी की वजह से है, तो कौन सा ट्रिपल रेजिमेंट प्रेफर करोगे? ओके, तो कैप या कैम वाला करोगे? यहाँ पे कैम वाला दिया हुआ है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, नहीं कैम वाला तो नहीं यहाँ पर मॉक्सिलिन की जगह उसने मेट्रोनिडाजोल ऐड कर लिया, ठीक है, कोई पीपीआई, क्लैरिथ्रोमाइसिन या मेट्रोनिडाजोल, कैप या ट्रिपल रेजिमेंट या क्वाड्रपल जो मर्जी लिख लो। पायोडर्मा गैंग्रीनोजम और इसके अलावा आपका होता है रिथिमा नोडोजम। ओके, ये आपको देखने को मिलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन होती है। इसके अलावा सैक्रोलियाटस होता है, यूवाइटस होता है, ओके, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, कैंसर होता है, ये आपको एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन होती है। वैसे कैंसर तो इंटेस्टाइन में होता है। मोस्ट कॉमन कार्डिक एब्नॉर्मैलिटी इन कार्सिनॉइड ट्यूमर, कार्सिनॉइड ट्यूमर राइट साइड के हार्ट लिगेंड्स करवाते हैं, ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी, पल्मोनरी स्टेनोसिस। ओके, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस सीलिएक डिजीज तो क्या होती है? डूडिनो जुजिनल बायोप्सी होती है, विलस एट्रोफी, क्लिफ्ट हाइपोप्लेजिया एंड ओके इंट्रापिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस है। ओके, सही है। और यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं इनमें, तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? एंटी एंडोमाइसियल और एंटी टीटीजी। ओके, सही है। इसके बाद है कि 25 ईयर ओल्ड मैन है जिसको डिस्फेजिया है, लॉन्ग हिस्ट्री है डिस्फेजिया की। डिस्फेजिया सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए है और रिगर्जिटेशन ऑफ फूड भी हो रही है। कभी कभार फूड स्टक हो जाती है, उसको पानी पीना पड़ता है ताकि रिलीव कर सके। ओके, तो दिस इज द कंफर्म सिनेरियो ऑफ एक्लेजिया कार्डिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सीवियर रैचिंग हो रही है। रैचिंग का मतलब है कि वॉमिटिंग की अटेम्प्ट करना, यानी वॉमिटिंग की कोशिश करना, लेकिन पेशेंट ट्राइज टू वॉमिट लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा वॉमिटिंग में, फॉलोड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इन हिज वॉमिट। ओके, तो ये क्या हो गया? मिलोरी सिंड्रोम हो गया। ओके, सीवियर रचिंग वॉमिटिंग की वजह से होता है। ओके, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ इमीडिएट सर्जरी इन अल्सरेटिव कोलाइटिस? तो निमोनिक था, पेन्स, परफोरेशन इंटेस्टाइनल, पेरोटिनाइटिस इंटेस्टाइनल परफोरेशन, न्यूप्लेजिया है, सीवियर डिजीज होता है, टॉक्सिक मेगाकोलोन होता है। ओके, इस केस में आपने सर्जरी करनी होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। ओके, तो आईबीएस क्या होती है? आईबीएस एक क्रॉनिक डिजीज होती है जिसकी कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन है फॉर लास्ट 2 मंथ्स है और पेन एग्रवेट हो जाता है बाय ईटिंग फूड, दैट मीन्स गैस्ट्रिक अल्सर होता है। ओके, ठीक है। ओके, और इसके सिम्पटम एंटीएसिड ठीक नहीं हो रहे, उसको माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी है। ओके, और एंडोस्कोपी पे पता लगा कि उसको डुडिनल अल्सर और एच पाइलोरी है। ठीक है। ओके, तो एंडोस्कोपी करने से पहले नहीं सॉरी एंडोस्कोपी चाहिए अल्सर को डायग्नोस करने के लिए, तो एंडोस्कोपी करने से पहले बेस्ट एक्शन क्या होगा? ओके, अब वो क्या है असल में ना, उसको कोई माइट्रल वाल्व डिजीज भी है। ओके, सही है, और एंडोस्कोपी कर रहे हैं। तो अगर जीआईटी का जेनिटल यूरिनरी ट्रैक का कोई प्रोसीजर करना है तो इसमें आपको कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत नहीं होती। ओके, सही हो गया। ओके, ऑलमोस्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि डिफिकल्टी इन स्वैल्विंग ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स है। ओके, वो बढ़ गई है। नॉक्टर्नल कफ भी हो रहा है, डेट मीन्स एस्पायरेशन अमोनिया और रिगर्जिटेशन और अनडाइजेस्टेड फूड की। बेरियम स्टडीज किया तो उसमें डायलेटेड इसोफेगस है, लॉस ऑफ इसोफेजियल पेरिस्टाल्सिस है और स्मूथ टैपरिंग होती है। ओके, नेक्लेजिया कार्डिया है। तो नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट क्या होगा? ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप शुड बी द, इसने लिखा हुआ न्यूमैटिक डायलेटेशन है। ओके, आई थिंक द बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट इज इसो, कहने का मतलब है इसोफेजियल मैनोमेट्री है। कंफर्मेशन के लिए इसोफेजियल मैनोमेट्री बताती है, इसलिए एंडोस्कोपिक न्यूमैटिक डायलेटेशन लिखी हुई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा लाइक ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 55 ईयर ओल्ड मेल है जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है जो कि डायरिया से अल्टरनेट हो रही है। ओके, आईबीएस हो सकता है। ओके, बचपन से हो रहा है, एनोरेक्सिया, वेट लॉस और ब्लड, कोई ब्लड इन स्टूल की हिस्ट्री नहीं है। ओके, हेल्दी लुकिंग है, बाकी सब चीज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ओके, तो क्या होगा डायग्नोस? आईबीएस होगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, इसमें क्रोनिक एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग होती है, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स होती है, कोई लार्विंग सिम्पटम नहीं देखने को मिलता। 55 ईयर ओल्ड ओबीस मेल है जो कि रूटीन एनुअल एग्जामिनेशन के लिए आया है। ओके, ओके, सिर्फ इसको कॉन्स्टिपेशन है जिसको काफ़ी सालों से है और स्मोकिंग कर रहा है, 30 सालों से स्मोकिंग कर रहा है और ड्रिंकिंग भी कर रहा है और क्लोनोस्कोपी भी आपको बहुत सारे डायवर्टिकुला मिले सिग्माइड कोलोन में। ओके, अब ही इज कंसर्न अबाउट हिज फाइंडिंग। ओके, यानी ठीक है, ओबीज है, कॉन्स्टिपेशन और डायवर्टिकुला है, तो बेस्ट एडवाइस क्या होगा? डायवर्टिकुलोसिस के लिए आपने डाइटरी फाइबर की इनटेक को आपने बढ़ा देना होता है। क्लियर। इसके बाद है क्रोनरी आर्टरी डिजीज वाला पेशेंट है। ओके, पोस्ट प्रेंडियल जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन, रोटी खाने के बाद एब्डोमिनल पेन होता है और इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, तो एक्यूट एब्डोमिनल इस्कीमिया, सॉरी एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मॉडरेट टू सीवियर रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन होता है, ओके, जो कि रोटी खाने के बाद होता है। रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन दैट मींस गर्ड की हिस्ट्री या पेन डज नॉट रेडिएट है, एंटासिड लेने से ये ठीक हो जाता है। एग्रेवेट ऑन रिक्लाइनिंग या बेंडिंग से बढ़ जाता है। बीटर टेस्ट है, ये तो खट्टी टिकारे आना शुरू हो गई है, ओके। तो इस सारा आपको गर्ड का सिनेरियो बताया हुआ। मैंने क्लेजिया बोला था पहले, सॉरी गर्ड था असल में, ये गर्ड रेट्रोस्टर्नल बर्निंग पेन है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। तो आपने क्या करानी होती है इसमें, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज़ ओके, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग आपने करानी होती है बेस्ट, ओके, सही है। आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, 40 ईयर ओल्ड मेल जो कि कंप्लेन कर रहा है डायरिया फॉर द 3 मंथ्स है, ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल इज 5 to 6 पर डे, और उसमें ब्लड भी आ रहा है और म्यूकस भी आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है म्यूकस भी आ रहा है, डैट मीन्स ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल इज 5 to 6, डैट मीन्स ये मॉडरेट है, एनोरेक्सिक और लूजिंग वेट है, ओके। तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक 17 ईयर ओल्ड बॉय आया है फॉर वाटरी डायरिया एंड फुल स्मेलिंग डायरिया, बट चाइल्डहुड से हो रहा है, ओके। फुल स्मेलिंग डैट मीन्स टिटोरिया होता है, वाटरी है यानी सिलिक डिजीज हो सकता है, ओके, ठीक है। ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से ठीक हो जाता है। जूजिनल बायोप्सी में क्या मिलेगा, 3 चीजें, विलस एट्रोफी, क्लेफ्ट हाइपरप्लेजिया, इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है फॉर लास्ट 2 मंथ है। शी स्टेट्स दैट ये पेन बढ़ जाता है ईटिंग फूड से, ओके। एपिगैस्ट्रिक पेन है, फूड लेने से बढ़ जाता है, दैट मीन्स ये गैस्ट्रिक अल्सर होता है। और वही सवाल दोबारा आ चुका है कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के लिए उसने माइट्रल प्रोलैप्स है, एंडोस्कोपी करानी है तो कोई प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत नहीं होती। जेनिटल जीआईटी और जेनिटल यूरिनरी ट्रैक के प्रोसीजर के लिए आपको कोई प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत नहीं होती, ओके। वंस अगेन डायवर्टिकुलोसिस है तो डायवर्टिकुलोसिस के लिए डाइटरी फाइबर लेनी होती है। अगला सवाल है, ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बाद पेन हो रहा है तो एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया होता है, लेकिन वहाँ पे तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये मेजेंटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन ही लगा दो आप आंसर में, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग करनी होती है गार्ड वाले पेशेंट में। 40 वाला भी रिपीट हो रहा है, ओके। अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो कोलोनोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी लेनी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। अपल जे एंडोस्कोपी है फॉलोइंग अ 4 मंथ हिस्ट्री ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन है, ओके, ठीक है, ओके। यानी एपिगैस्ट्रिक पेन डैट मीन से क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है। एंटीएसिड और पीपीआई से ठीक नहीं हो रहा, एंडोस्कोपी में डूडिनल अल्सर एच पायलोरी की वजह से होता है, ओके। तो इरेडिकेशन को चेक करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, नॉन इन्वेसिव वाला। नॉन इन्वेसिव मैंने कौन कौन से बताए थे, नॉन इन्वेसिव के अंदर लाइक मैंने आपको निमोनिक मैंने बताया था, ओके, ठीक है। और इसमें एक यूरिया ब्रेथ टेस्ट था, सीरोलॉजी था SUF, सीरोलॉजी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट था और फीकल एंटीजन टेस्ट था। इनमें से सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, जो नॉन इन्वेसिव वाला एक ही दिया हुआ है यहाँ पर, वो है फीकल एंटीजन टेस्ट होता है, क्लियर। वैसे बुक से आती है यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजिया है, वॉमिटिंग और अपर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, डैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन है किसी लेवल पे। वॉमिटिंग लार्ज क्वांटिटीज की है, फूड पार्टिकल्स है और मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया, डैट मीन्स गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, ओके। इसके बाद लूज स्टूल्स है, लूज स्टूल आ रहे हैं और वेट लॉस आ रहा है फॉर मैनी मंथ्स, यानी क्रॉनिक डायरिया है, डैट मीन्स, और ये डायरिया इंप्रूव हो जाता है विद अवॉइडिंग वीट प्रोडक्ट, डैट मीन्स ये सिलिक डिजीज होता है। तो कौन सा फीचर कंसिस्टेंट नहीं होता, तो सिलिक डिजीज में आपको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व ये नहीं देखने को मिलता, ओके। बाकी सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस की होगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ऑस्टियोमलेशिया की होगा, विटामिन डी की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ग्रोथ रिटार्डेशन और वेट लॉस भी हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद है कि एक 40 ईयर ओल्ड मेल है जिसको डायरिया है फॉर 3 मंथ्स है और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल 5 to 6 डेज है, स्टूल में म्यूकस और ब्लड आ रहा है, डैट मीन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ओके। और वंस अगेन ये तो कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी आ गया। इसके बाद वाटरी और फुल स्वेलिंग डायरिया यानी सिलिक डिजीज है, तो उसके लिए आपको जूजिनल बायोप्सी करोगे, क्या मिलेगा आपको, विलस एट्रोफी, इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस और क्लिफ्ट हाइपरप्लेजिया। वंस अगेन अगला सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है कि माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है तो आपने जीआई या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक की सर्जरी में कोई प्रोफाइलैक्सिस इस्तेमाल नहीं करनी होती, ओके। डायवर्टिकुलोसिस के लिए आप डाइटरी फाइबर की इनटेक को बढ़ा देते हैं। मेजेंटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये क्या हो रहा है, मैं एक ही सवाल को बार बार पढ़े जा रहा हूँ, 1 मिनट। 94 सॉरी आई एम सॉरी, लगता है मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया है, या फिर जिसने PDF बनाया उसने सही से ध्यान नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूँ, सवाल रिपीट हो रहा है। अच्छा चलो सही है, ओके। अच्छा अगले सवाल पे आ जाते हैं। 30 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको वेट लॉस हो रहा है, एब्डोमिनल पेन और डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, ओके सही है। आगे बढ़ते हैं। वॉमिटिंग भी हो रही है और सीवियर ओरल अल्सर एफ्थस अल्सर होते हैं, ओके। डैट मीन्स कि ये कोई क्रॉन्स डिजीज एसोसिएशन है और आपको
क्या मिल रही है, अल्सरेटेड और नैरोड एरिया, यानी आपको कौन सी लीजन मिल रही है, आपको स्किप लीजन्स मिल रही है, तो ये आपको क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलता होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में सारी बातें ठीक है, क्या बात ठीक नहीं है, तो इसमें पेरिनल फिस्टुला नहीं होते, बाकी रेक्टम को इन्वॉल्व करता है, कंटिन्यूस लीजन होती है, सूडोपोलिप्स होता है, इन्फ्लेमेशन म्यूकोसा तक लिमिटेड होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है 24 आवर हिस्ट्री ऑफ आर्टरी डायरिया की। ओके, और 9 मरतबा शी हैज़ ओपन हर बोवल्स 9 टाइम्स सिंस द, ठीक है, आपने गैस्ट्रोएंटेराइटिस रिकॉग्नाइज किया है और सब ने एक ही रेस्टोरेंट से खाया है, डैट मीन्स है फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो आपने क्या करना है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी होती है। क्लियर। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट सीन इन केस ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन। ओके, तो कौन सा कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज, अच्छा सारे ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बिल्कुल ठीक है। ओके, बीटा ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग गम्स आपको देखने को मिल सकते होते हैं। अच्छा, विटामिन डी से इसने मसल वेस्टिंग लिखा हुआ है, ये आप सही कर लेना, विटामिन डी की वजह से मसल वेस्टिंग, बोन्स का मैंने सुना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मलेशिया सही नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि विटामिन सी डेफिशिएंसी नोन एज स्कर्वी इज नॉट एसोसिएटेड विद मैल एब्जॉर्प्शन। ओके, सही है। हाँ, वैसे ये भी है, मैल एब्जॉर्प्शन से एसोसिएटेड नहीं होता, लेकिन मसल वेस्टिंग विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, यस, बोन्स की वजह से हो सकती है। ओके, इसके बाद है कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस गर्ड की वजह से था, और गर्ड की वजह से लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में डीनोकार्सिनोमा होता है। हार्ट बर्न प्लस हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ओके, हार्ट बर्न है और गर्ड वाले पेशेंट में अगर आपको डिस्फेजिया मिल रहा है तो उसका मतलब है बिनाइन इसोफेजियल स्ट्रक्चर है। पैप्टिक अल्सर जो कि एच पाइलोरी की वजह से होता है, तो वो डूडिनल अल्सर में ज़्यादा कॉमन होता है, और एच पाइलोरी के मैंने आपको टेस्ट भी बताए थे, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव और ट्रिपल और क्वाड्रिपल रेजिमेंट भी बताया था। नॉट प्रेजेंट इन IBS। ओके, IBS में नॉक्टर्नल सिम्पटम नहीं होते। IBS में क्या होता है, अल्टर्ड बोवल हैबिट्स होती है, एंजाइटी से एसोसिएटेड होता है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, फोमी शेप मैक्रोफेजेस पास पॉजिटिव होते हैं, लैमिना प्रोप्रिया में होते हैं, तो विपल्स डिजीज था, साथ में CNS डिजीज था, फीवर और जॉइंट प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। क्रॉन्स और टीबी में क्या डिफरेंस होता है, क्रॉन्स में नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है, टीबी में केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। लूज टूल्स और टिनिस्मस। ओके, टिनिस्मस किसका पॉइंट है, रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट है, डैट मीन्स, और लूज टूल मतलब कोलाइटस और रेक्टम की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो अल्सरेटिव कोलाइटस में होता है। मीसलामीन, सल्फासलाजीन, बासलाजीन, उलसलाजीन, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में इस्तेमाल होते हैं। पोस्ट प्रेंडियल बर्निंग पेन है, रोटी खाने के बाद बर्निंग पेन हो रहा है और गैस ब्लॉटिंग हो रही है, तो आपने PPI देनी होती है। कॉमन पैप्टिक अल्सर जो कि एच पाइलोरी की वजह से होता है, वो डूडिनल अल्सर आपको देखने को मिलता है। क्लियर। B12 डेफिशिएंसी होती है, ये आपको सीलिएक डिजीज में देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, सही है। इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट एक्यूट पेंक्रेटाइटिस और डूडिनल परफोरेशन, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप सीरम अमाइलेज करा लोगे। ओके, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में अमाइलेज का लेवल ज़्यादा होगा, वैसे डूडिनल परफोरेशन में भी अमाइलेज का लेवल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परफोरेशन के लिए मेन एक्सरे होता है। काज ऑफ प्रूराइटिस इन आई, पेरिनल ईचिंग आपको एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की वजह से होती है, पिन वॉर्म बोलती है। रूम 3 क्राइटेरिया IBS में था, जिसमें मैंने बताया था कि रिकरेंट एब्डोमिनल पेन थी फॉर 3 days फॉर एटलीस्ट 3 month था, और ये एसोसिएटेड था चेंजेस इन improve with defecation है, changes in stool frequency और changes in appearance of stool है। drug for old man with hypertension। ओके, old male है, hypertension है, तो आपने बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करने हैं, मेटाप्रोलोल। पास्ट हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, एट्रियल फिब्रिलेशन है, और एक्यूट एब्डोमेन है, डेट मीन्स एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया, इसमें थंब पीरियड साइन आता है। काज ऑफ कलमनर मेटाप्लेजिया ऑफ इसोफेगस, तो वो गर्ड होता है। एंटीपेराइटस सेल एंटीबॉडी, ओके, और विटामिन B डेफिशिएंसी, ये एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस या टाइप ए गैस्ट्राइटिस या ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में देखने को मिलती है। फीचर्स ऑफ क्रॉन्स डिजीज, क्रॉन्स डिजीज में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, स्किप लीजन होती है। ओके, डीप नाइफ शेप अल्सरेशन देखने को मिलता है, फिस्टुला होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइनसिस होता है, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिलता होता है। क्लियर। शॉक, डायरिया और ओल्ड एज। ओके, शॉक वैसे एनाफिलैक्टिक शॉक लिखना चाहिए था। फ्लशिंग, डायरिया, ओके, इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म है और राइट साइडेड हार्ट लिया ना, तो एक कार्सिनोइड ट्यूमर में होती है। यंग मेल विद स्टीटोरिया। ओके, स्टीटोरिया डेट मीन्स के फैटी स्टूल है, तो ये सिलिक डिजीज में होते हैं। इसके अलावा विपल्स डिजीज में भी हो सकते हैं। ओके, और ट्रॉपिकल सिब्रू में भी होती है, GRDS में भी हो सकता है। काज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो टर्मिनल आइलियम रिसेक्शन की वजह से, क्योंकि B12 की अब्जॉर्प्शन आइलियम में होती है, जूजिनम में फोलेट की होती है, और आयरन की डूडिनम में होती है। ड्रग फॉर ट्रोफोजोइट फ्रॉम डूडिनम। ओके, 1982 में जो ट्रोफोजोइट होते हैं उसके लिए मेट्रोनिडाजोल और टिनाडाजोल इस्तेमाल करते हैं। लूमिनल के लिए हम डिलॉक्सिनाइड फिलेट इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स फॉर एच पाइलोरी, ट्रिपल और क्वाड्रपल था। ट्रिपल में क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन और PPI था, और क्वाड्रपल में आपका TBM, T से टेट्रासाइक्लिन, बिस्मथ,
मेट्रोनिडाजोल और पीपीआई आ जाते हैं। ड्रग फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, ओके सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आप वंस अगेन निफेटिपिन का नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं। रिकरेंट गैस्ट्रिक अल्सर, रिकरेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज है और एनसेड या एच पाइलोरी नहीं है तो आपने जोलिंगर अलाइसेंस सिंड्रोम को रूल आउट करना होता है। एमसीवी बढ़ गया है, डैट मीन्स मैक्रोसिटिक एनीमिया है और वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है तो B12 डेफिशिएंसी, वेजिटेबल नहीं खाता फोलेट डेफिशिएंसी, स्टीटोरी और मैल अब्जॉर्प्शन तो सिलिक डिजीज में होता है। ओरल अल्सर है, एफ्थस अल्सर है, ब्लड इन स्टूल है, वैसे क्रॉन्स में वाटरी स्टूल होती है, क्रॉन्स डिजीज है। इन्वेस्टिगेशन फॉर डायवर्टिकुलाइटिस, ओके डायवर्टिकुलाइटिस के लिए कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन करते हैं, बेरियम एनीमा और कोलोनोस्कोपी नहीं करना अदरवाइज क्लोने फट जाना है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग इन केस ऑफ वॉमिटिंग विद फूड, ओके ठीक है वॉमिटिंग आ रही है, फूड के कंटेंट आ रहे हैं, सक्सेशन सप्लैश है, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरीमिक, हाइपोकैलेमिक, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस विद पैराटॉक्सिकल एसिड यूरिया है, ओके तो इसमें आपको सक्सेशन सप्लैश मिलता होता है, ओके ठीक है। और इसमें आपको पता है कि क्या कराते हैं, सलाइन सिंटोग्राफी कराते हैं और 4 लीटर नॉर्मल सलाइन देती है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कोलाइटिस है, सीवियर कोलाइटिस के लिए आप ESC देते हैं, अमाइनोसैलिसैलेट है और स्टीरॉइड्स आप देते होते हैं, क्लियर प्रेडिनिसोलोन देते होते हैं। एसोसिएटेड पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, एरिथेमा नोडोसम, सैक्रोलियाटस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस आ जाएगा, इसके अलावा सैक्रोलियाटस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यूवाइटिस, ये सब चीज़ें आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलती होती है। नो हार्मफुल सेक्यूले, IBS में कोई इतनी खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लैक्टोलॉस क्या करता है, लैक्टोलॉस अमोनिया की एक्सक्रीशन कर देता है और क्लोन की पीएच को कम कर देता है। लैक्टोलॉस आपने 2 जगह पे पढ़ना है, एक तो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS में और लैक्टोलॉस, रिफैक्सिमिन, नियोमाइसिन ये इस्तेमाल करते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के अंदर, ओके। डिस्फेजिया फॉर लिक्विड्स तो एक्लेजिया, डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स तो स्ट्रक्चर या फिर कैंसर में होता है। टर्मिनल आइलियम को निकाल दिया तो B12 की डेफिशिएंसी होती है। ओकल्ट ब्लड आ रहा है और वेट लॉस है, अब कैंसर भी हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेग हिस्ट्री है। रिस्क फैक्टर फॉर इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा तो वो गर्ड होता है, गर्ड से बैरट होता है, बैरट से लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में एडिनोकार्सिनोमा होता है। एंटीरोक्यूटेनियस फिस्चुला, साइनसिस, ग्रैनुलोमा, सिलोसाइटस और ये सब चीज़ें क्रॉन्स में होती है। रैश इन सिलिक डिजीज, ओके इची पैप्यूलोवेसिकुलर रैश होता है एक्सटेंसिव सरफेस के ऊपर तो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस होता है ड्यू टू IG की डेपोजिशन एट द टिप ऑफ डर्मल पैपिले, तो ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस है, डेप्सोन देते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ओके अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, ओके क्लोनोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी है जिसमें कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन है, डिफ्यूज एरिथेमा मिल सकता है, सूडोपोलिप्स मिल सकती है। ट्रॉपिकल सप्रू का क्या ट्रीटमेंट होता है, ट्रॉपिकल सप्रू ई कुलाई की वजह से होता है, ओके ग्राम नेगेटिव की वजह से होता है, तो आपने टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करना है, डोज आपने याद ना करो, फोलिक एसिड है। फोमी मैक्रोफेजिस पास पॉजिटिव होते हैं, स्टेन्ड होते हैं, लैमिना प्रोप्रिया में होते हैं, ट्रोफाइमा विपली की वजह से होते हैं, तो आपने विपल्स डिजीज को रखना होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा, सेल्फ ट्रैक्सोन होता है, क्लियर। नॉट अ कॉज ऑफ मैल अब्जॉर्प्शन तो क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर से मैल अब्जॉर्प्शन नहीं होती। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टर्मिनल आइलियम रिसेक्शन तो B12 डेफिशिएंसी है। सिलिक डिजीज इज नॉट एसोसिएटेड विद डायवर्टिकुलर डिजीज है, एसोसिएटेड होता है टाइप 1 डायबिटीज के साथ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि लाइक और क्या कहूँ मैं भूल गया, ओके लाइक एडिसन डिजीज के साथ होता है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस के साथ होता है, यानी एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है ना तो उसके साथ दूसरे भाई बहन आ जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एसोसिएटेड विद, ओके डायवर्टिकुलर डिजीज है, मैंने कहीं पर भी नहीं देखा डायवर्टिकुलर डिजीज एसोसिएटेड होता है, ओके इस सवाल में कोई फंडा है, ओके। अनलाइकली इन IBS तो IBS में ब्लीडिंग नहीं होती ना, और यूजुअली म्यूकस भी हो सकता है म्यूकस, ओके। इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ H पायलोरी तो H पायलोरी इन्फेक्शन। कल्चर ऑन गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, कल्चर गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के नहीं लेनी होती है, अपने अपर जी एंडोस्कोपी से लेनी होती है, क्लियर। इसके बाद यंग चिल्ड्रन है, क्रॉनिक डायरिया है, स्टेटोरिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, विलेस एट्रोफी, एक्लिप्ट हाइपरप्लेजिया है, इंट्रापिथियल लिम्फोसाइटोसिस है तो सिलिक डिजीज होता है। डूडिनल जो बायोप्सी कराते होती है, सीरोलॉजी में आप IgA, एंटी-TTG, एंटी एंडोमाइसियल, एंटी गिलियाडिन देखते होते हैं। ट्रीटमेंट ग्लूटेन फ्री डाइट होता है। स्किन में आपको डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस होती है, ओके। रिट्रोस्टर्नल हार्ट बर्न है विद नॉक्टर्नल रिगर्जिटेशन और एपिगैस्ट्रिक पेन है, ओके। तो ये आपको देखने को मिलता है, गर्ड में देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस एंडोस्कोपी है, गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी पीएच मॉनिटरिंग होती है। कॉम्प्लिकेशन बैरेट इसोफेगस है, जैसे लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। इसके अलावा बिनाइन स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। अगर किसी को लॉन्ग हिस्ट्री या प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए होता है, लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है। नॉक्टर्नल रिगर्जिटेशन और वेट लॉस है तो एक्लेजिया कार्डिया होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस मैनोमेट्री होता है। इनिशियल ट्रीटमेंट नाइट्रेट्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लिकेशन मेगासोफेगस है, मिडल 1/3 में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। इसोफेगस की कैंसर में डिस्फेजिया की शॉर्ट हिस्ट्री होगी, आई डोंट थिंक सो ऐसा है। लेकिन इसोफेगस में डायग्नोस बनाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो क्या होती है,
अपर जी एंडोस्कोपी विद बायोप्सी और स्टेजिंग के लिए क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है। पोस्ट पेरेंडियल एपिगैस्ट्रिक एपिसोडिक ईटिंग रिलेटेड, ओके, एपिगैस्ट्रिक पेन तो वो पेप्टिक अल्सर डिजीज में होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एच पायलोरी, सॉरी मोस्ट कॉमन कास एच पायलोरी की वजह से होता है। डुडिनल अल्सर कराता है। गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी कल्चर होता है। बाकी आपको बता चुका हूँ कि नॉन इन्वेसिव में आपके सीरोलॉजी यूरिया ब्रेथ टेस्ट था और इसके अलावा फीकल एंटीजन टेस्ट था जो आपके इन्वेसिव थे। इन्वेसिव में आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इन्वेसिव में आपके लाइक में कह सकता हूँ कि क्या मैंने बताया था, ओके, CRH कल्चर, रैपिड यूरियस टेस्ट और हिस्टोलॉजी आ जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने ट्रिपल थेरेपी करना है या क्वाड्रपल थेरेपी, या ट्रिपल में आपका कैप आ जाता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन और PPI, और क्वाड्रपल में TBMP आ जाएगा, ट्यूबरकुलस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाला, यानी टेट्रासाइक्लिन, बिस्मथ, बेंटोडिनाजोल और PPI आ जाएगा। रिलैप्स और रेमिशंस और ब्लडी डायरिया कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। टिनिस्मस यानी रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट है। वेट लॉस अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कोलोनोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी और कंटिन्यूस लीगन मिलती है। ट्रीटमेंट में आप अमाइनोसैलिसिलिक एसिड और स्टीरॉइड इस्तेमाल करती है। टॉक्सिक मैगाकोलोन और पायोडर्मा गैंग्रीनोसा में इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। क्रॉनिक ब्लडी डायरिया, ओके, यंग चिल्ड्रन में है, ओके। क्रोनिक वाटरी डायरिया होता, फैटी डायरिया होता तो मैं सिलेक्ट लगा देता, लेकिन ये क्रोनिक ब्लडी डायरिया है यंग चिल्ड्रन में विद ओरल अल्सरेशन है। ओरल अल्सरेशन दैट मींस एप्थस अल्सर है, तो ये क्रॉन्स डिजीज होता है। क्रॉन्स डिजीज में स्किप लीगन होती है, ट्रांसमिनल इन्फ्लेमेशन होती है, फिस्टुला होता है, साइनसिस होती है, एब्सेसिस होती है, ओके। अल्कोहलिक पेशेंट है, सीवियर रचिंग है और हेमाटोमेसिस हो रहा है तो ये मिलोरी वीस्टियर होता है। रिसेक्शन ऑफ टर्मिनल आलियम तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन जो कि डेफिकेशन से रिलीव हो जाता है। नो ब्लड इन स्टूल और बोवल हैबिट्स अल्टर्ड है तो IBS होता है। रूम 3 क्राइटेरिया होता है और इसमें कोई लार्विंग सिम्टम नहीं होते। रूम 3 क्राइटेरिया ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिकरेंट एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट होता है फॉर एटलीस्ट 3 डेज 3 मंथ्स के अंदर। डेफिकेशन से इंप्रूव हो जाए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन अपीयरेंस ऑफ स्टूल है। फोमी मैक्रोफेजेस जो कि पास पॉजिटिव होते हैं, लैमिना प्रोप्रिया में होते हैं, ट्रोफाइलेमा विपली की वजह से होती है। विपल्स डिजीज होता है, फीवर, CNS डिजीज, जॉइंट प्रॉब्लम करवाता है और इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 ग्राम IV या IM सेल्फ ट्राइक्सोन देते हैं फॉर 2 वीक्स।